गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए भाई, जिसकी आफ्टरनून है उसको आफ्टरनून, जिसकी इवनिंग है उसको इवनिंग, है ना। अपने अपने टाइम से चलते हैं सब। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। जिसकी इवनिंग है, जिसकी आफ्टरनून है, सबको रिस्पेक्टिवली। ठीक है। और कैसे हैं सब लोग? बारिश के मजे ले रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? आज बारिश तो बहुत है ना। सेजल सिंह, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा होना भी चाहिए, है ना। बारिश के मजे जरूर लीजिए, बट पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक। अब नहीं लगता कि अब डिले होगा। ठीक है। तो तैयारी इसी हिसाब से करिए कि अब एग्जाम नजदीक है। पढ़ाई करते रहिए, मौसम तो भाई आते हैं जाते हैं। ठीक है। एक बार समय निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को। ठीक है। बारिश की वजह से लाइट नहीं है, अब वो तो खैर रहता ही। ठीक है। आज हम लोग करेंगे पूरा केमिकल काइनेटिक्स। थ्योरी जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो एक बार में, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किया था वैसे ही आज केमिकल काइनेटिक्स को भी करेंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी रखिएगा अपने साथ, पहली चीज। दूसरी चीज, अटेंशन रखिएगा। और तीसरी चीज, बार बार ये मत बोलिएगा कि सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है। प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके फिर से चला लीजिएगा, है ना। आकाशीय बिजली गिरने से लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं। आज दिन भर बारिश हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। ठीक है। तो पहली चीज एनसीईआरटी होनी चाहिए। दूसरी चीज अटेंशन, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी है अपना समय अवधि, उसमें ही पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, प्लीज बार बार ये मत कहिएगा कि सर रिपीट कर दीजिए। वीडियो है, यूट्यूब पे रहेगा, आप उसको बार बार देख सकते हैं, आपके पास लिंक भी है ना। तो प्लीज ऐसी चीजें ना करिएगा। ठीक। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। चलिए, मेरे टाउन में नहीं हो रही है बारिश, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी किस क्लास का सर? ट्वेल्थ का। ट्वेल्थ का पार्ट 1। ठीक, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1। ठीक है। उसमें केमिकल काइनेटिक्स है ना। जो क्लास 12th में है, मतलब क्लास 12 में थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी सूचना आई है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो मेजर्स दिए थे टीचर्स द्वारा, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। सर आज मेरा बर्थडे है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हैप्पी बर्थडे। चलिए भाई, सब लोग हैप्पी बर्थडे कर दीजिए तो पहले सागर मिश्रा जी को। फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे और फिर अटेंडेंस दे दीजिएगा। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू सागर मिश्रा एंड प्रेजेंट सर। ठीक है। फटाफट, फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया। अरे हमारा बर्थडे नहीं है वो, सागर मिश्रा जी का बर्थडे है। ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे टू सागर मिश्रा। ठीक है। चलिए, हो गया। शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, दो वर्ड लिखे हैं। क्या लिखे हैं?
क्या लिखे हैं भाई? केमिकल काइनेटिक्स। क्या लिखा है? केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है बेसिकली, इसके बारे में सोचना पहले पता चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए बारिश बहुत तेज हो गई है। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम दो वर्ड्स को देख रहे हैं। पहला है हमारा केमिकल, दूसरा है हमारा काइनेटिक्स। तो केमिकल से हम लोग मतलब समझते हैं रिएक्शन का। ठीक है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस किस तरह के। ठीक है, और दूसरी चीज काइनेटिक्स मतलब उसका मोशन। ठीक है, या जैसे हम लोग बोले तो रेट। ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करेंगे रेट के बारे में। ठीक है, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये देखेंगे। और अगर होगा तो उसका मोशन यानी कि उसका रेट कितनी तेजी से होगा, कितनी स्लो रेट से होगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ना? चलिए हो गया, बर्थडे हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इतनी इतनी खुशी सागर मिश्रा झेल नहीं पाएंगे जितनी आप लोग उनको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स दो चीजों से बना है। पहला है रिएक्शन, दूसरा है उसका मोशन या रेट। ठीक है, चल, तो यहाँ पे एक चीज आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि जब भी आप मतलब नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं या जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ होता है वैसा ही इसके साथ भी होता है। ठीक है, और अगर 2 क्वेश्चन आए तो भाई एक न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरेटिकल आएगा, ऐसा कुछ तो भी आएगा। ठीक है, और अगर हम अ, 3 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो ऐसा होगा कि 2 न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरेटिकल, मतलब कुछ ना कुछ पूछ देगा थ्योरी में से। ठीक है, कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। बाकी मेरे नोट्स देख लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, इतनी टफ नहीं है केमिकल काइनेटिक्स। इट इज़ वेरी वेरी ईज़ी चैप्टर, वेरी स्कोरिंग चैप्टर, और इसमें गलती मत करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, गलती करेंगे तो नेगेटिव पाएँगे तो आप स्टूडेंट से पिछड़ जाएँगे, आपकी रैंक कम आएगी, फिर बोलेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन ना हो, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तभी हम सफल हो पाएँगे, नहीं तो हम अपने प्रयास में असफल ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बात पक्की है। कैसे आएँगे? तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, थ्योरेटिकल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं किससे? किससे शुरू करने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स से। तो एक चीज़ है रिएक्शन की और दूसरी चीज़ है उसका रेट निकालने की। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे। ठीक है? पहली चीज़ देखेंगे इंटेंसिटी। ठीक है? इंटेंसिटी मतलब हम इसको रेट से मिला रहे हैं। ठीक है? इंटेंसिटी मतलब स्लो रेट है या फास्ट रेट है। ठीक है? ठीक, या वेरी फास्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है रिएक्शन। ठीक, तो किस इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब एकदम ताबड़तोड़ रिएक्शन हो रहा है कि आराम से स्लो प्रोसेस हो रहा है और रिएक्शन हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी होती है। ठीक है, तो हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। दूसरी चीज़ होती है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ठीक है, मतलब फिजिबिलिटी है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, मतलब होगा कि नहीं होगा, फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, ये हमें पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन होने के लिए कुछ एक चीजें होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी की तो बात आती ही नहीं है कि नहीं है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो हमें किन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, पहली चीज़ है इंटेंसिटी, दूसरी चीज़ है स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? चलिए भाई लाइक कर दीजिए, 33 लोग देख रहे हैं, 14 लाइक है, 2 डिसलाइक आ चुके हैं। चलिए, हमारे जो प्लान कांस्टेंट्स आ गए हैं अभी तक आए नहीं है, कहाँ गए वो? आ गए क्या? प्लैंक कांस्टेंट प्रेजेंट, अरे गजब। चलिए, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे कि इंटेंसिटी है कि नहीं। इंटेंसिटी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स में रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें सबसे पहली चीज जो बात करनी है दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए प्लैंक सर आ गए, वैसे ही डिसलाइक आ गए। ठीक है, बात
पॉइंट टू बी नोटेड, एक मिहिर सर हैं और एक ये प्लैंक कांस्टेंट साहब हैं, ये दोनों ही जैसे ही आते हैं वैसे ही डिसलाइक आता है, ठीक है, तो इनसे बच के रहिएगा, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जब हम बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन की, ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, वो समझ में आना चाहिए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ये एक तरह का वेलोसिटी टाइप का है, स्पीड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह का टर्म होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि आप एक पॉइंट से गए इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से गए इस पॉइंट तक, तो यहां से यहां तक जाने में आपको कितना स्पीड लगा, एक एवरेज स्पीड कितनी लगी, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितनी स्पीड लगी, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही तो बोलते हैं, है ना। अरे सर मैं कुछ नहीं किया, अरे किए हो सर, आप ही किए हो, ठीक है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी का टर्म आता है, यही होता है ना, ठीक है। स्पीड का टर्म आता है एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जैसा भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, हमसे फिजिक्स के बारे में बात मत करिएगा, ठीक है, हम बस ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक। जब हम रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन 1 या इनिशियल कंसंट्रेशन से लेके फाइनल कंसंट्रेशन तक जाता है, ठीक है। इनिशियल का अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ए से बी, ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सी थी, तो इसकी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब इसकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे सी आई है, यहाँ पे क्या हो गया, सी एफ हो गया, इसकी मान लेते हैं कुछ भी होगी, एक्स होगी, अभी हम नहीं इसके बारे में चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ए का कंसंट्रेशन था वो सी आई से सी एफ में चेंज हो गया है, मतलब सी आई से सी एफ में चेंज हो गया, लेकिन कितनी देर में चेंज हुआ, कितनी देर में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट। आर इज इक्वल्स टू रेट, रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा, सॉरी डेल्टा क्यों लिखेंगे भाई, क्यों लिखेंगे, सी एफ माइनस सी आई अपॉन टी, कितने टाइम में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, क्या इतना आप लोग को समझ में आ गया है, जल्दी से बताएं भाई। हम कह रहे हैं कि जो ए की कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन है, वो मान लेते हैं कि पहले थी 4 मोलर या 4 मोल थी, ठीक है, 4 मोल पर लीटर थी, ठीक है, ये बी में बच गया, ठीक है। अब ए की कंसंट्रेशन हो गई है 2 मोल पर लीटर, ठीक है। मान लेते हैं ये चेंज जो ऑकर हुआ है वो ऑकर हुआ है किसमें, कितने टाइम में हुआ है, तो 2 मिनट में हो गया, ठीक है, 2 मिनट में हो गया। तो इस रिएक्शन का रेट कितना होगा, फाइनल, दैट इज 2, ठीक है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मिनट है, तो 2 इंटू 60 अगर सेकंड में करना होगा तो, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। 2 माइनस 4 दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -1/60 आया, ठीक है, -1/60। रेट निगेटिव, रेट निगेटिव मतलब क्या, रेट निगेटिव मतलब क्या, क्या वो पीछे जा रहा है, क्या वो पीछे जा रहा है, क्या रेट निगेटिव हुआ है, इसका मतलब रेट वो रिएक्शन जो है पीछे जा रहा है, कि वो होगा ही नहीं, क्या ये बैकवर्ड रिएक्शन है। चलिए देखिए, रेट कैन नॉट बी निगेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट रेट कैन नॉट बी निगेटिव, रेट कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, रेट कैन नॉट बी निगेटिव, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बच्चे करेंगे ये और हमें पता है कि वो करेंगे, ठीक है। रेट कैन नॉट बी निगेटिव, कभी नहीं हो सकता है वो निगेटिव, क्यों, क्योंकि रेट अगर निगेटिव हो गया इसका मतलब पीछे जा रहा है, हम पीछे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आगे की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो हो रहा है ना, तभी ना रेट कम हुआ, सॉरी कंसेंट्रेशन कम हुआ है, नहीं तो थोड़ी ना होता, ठीक है। तो रेट कैन नॉट बी निगेटिव, तो जब भी हम रिएक्टेंट के साइड से, ठीक है, याद रखिएगा, रिएक्टेंट के साइड से जब भी हम लोग रेट निकालेंगे तो हम हमेशा उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, हम हमेशा माइनस साइन लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा।
बैकवर्ड रिएक्शन नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं पढ़ना है, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, सिलेबस में ही नहीं है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। चलिए, बारिश की वजह से लाइट जो है वो जा चुकी है, अभी हम कोशिश करते हैं कि जितना देर चल जाए चलेगा, ठीक है। लाइट ने आज सबकी बैंड बजा के रखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको अभी तक कि रेट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो रेट को निकाले कैसे, ठीक है, रेट को निकाले कैसे, क्या रिएक्शन का रेट बदल जाता है? देखिए, ए टू बी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब ए में क्या होगा, ए में ए जो है वो कंसंट्रेशन इसकी कम हो रही होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस, क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस, ठीक। बी में क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, टाइम के साथ बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, अपीयरेंस, ठीक है, यही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितनी होगा, कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि हो जाएगा माइनस टाइम्स, अभी मैंने समझाया माइनस क्यों रखा है, तो ये माइनस टाइम्स होगा किसका, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताएं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना होगा, माइनस डेल्टा ए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। या अगर हमें इसको इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखना होगा, जो कि हम बाद में बताएंगे इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, क्लियर है, ठीक। इसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या रेट कभी निगेटिव होता है क्या, अपीयरेंस कभी नहीं होता, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे क्या, कभी नहीं लगाएंगे, क्या आएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डेल्टा लगा लेते हैं, आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फिक्स टाइम में देख रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इसको इंस्टेंटेनियस देखना होगा तो डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी, क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है, जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। सर थोड़ा हिंदी में भी बोला करिए सर, हिंदी, डिसअपियरेंस मतलब गायब हो जाना, अपीयरेंस मतलब उसका वापस आ जाना, ठीक है। अगर कोई चीज गायब हो रही है, कोई रिएक्टेंट साइड है जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, जो क्रिया कर रहा है वो किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो बनता है रिएक्शन में, क्रिया में जो बन रहा है, वो हमारा राइट हैंड साइड में होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है जो कम होगा, ठीक है, डिसअपियर होगा, खत्म होगा, ठीक है, उसके खत्म होने का जो रेट है, ठीक है, जो स्तर है वो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी होगा, ठीक। इसी तरह जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका रेट कितना होगा, dB बाई dt होगा, समझ में आ गया, ठीक है। कृपया, इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि अपनी एनसीईआरटी किताब खोल के बैठा करिए, देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी किताबों में इसी तरह से लिखा होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जितना आलस आप करेंगे उतना ही नुकसान आपका होगा, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी लैंग्वेजेस में आपको बताता फिरूंगा, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी अपनी किताबें खोल लें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये कितना होगा, डीबी बाई डी होगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, यूनिट, यूनिट ऑफ रेट, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन, इसके क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस में हम लोग देखते हैं, वो होती है हमारी मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी में होती है। सर आज वाराणसी में बहुत बारिश हो रही है, यहाँ नेटवर्क जीरो है, सॉरी सर लेट हो गया, और सब जगह ही है, ठीक है, इस समय यही हालात है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी होती है, यानी कि मोल पर लीटर, मोल पर
लीटर और टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकंड, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, मोल पर लीटर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है। या इसको आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ इस तरह का लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट होती है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, सॉरी गलती हो गई। मिटा दे भाई, ठीक है। ये होती है हमारी यूनिट, किसकी होती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है ये, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया इतना। अब दो तरह के रेट होते हैं। रेट कितने तरह के होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं। पहला होता है एवरेज, ठीक है। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। क्या हो गया भाई मिहिर वर्मा, हिंदी ही तो है भाई, अच्छा। देखिए वो नहीं, वो टर्म्स की बात कर रहे होंगे, बट टर्म्स के लिए अभी इतना टाइम नहीं है कि हम वो कर सकें, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो एक होता है हमारा एवरेज, दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस, ठीक। तो एवरेज मतलब पूरा, मतलब एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल लें, ठीक है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, उसमें जो हम रेट निकालेंगे वो निकलेगा एवरेज, ठीक है। उसमें जो हम वेट निकालेंगे वो होगा हमारा एवरेज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, अब समझिए, ऐसे समझिए, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, इस कंसंट्रेशन से, ठीक है, ये सी आई है, ये सी एफ है, यहां तक जाने में हमने बोला कि 25 सेकेंड लगे, ठीक है। तो इस दौरान अगर आप रेट निकालेंगे तो रेट ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट चलता है, ठीक है। हो सकता है घट जाए, बढ़ जाए, ऐसे ऐसे करता रहेगा, हो सकता है, ठीक है। तो एक मैंडेटरी चीज होगी जो पूरे के पूरे में एवरेज आ रही होगी, ठीक है। पूरे में एवरेज आ रही होगी, मतलब इतना तो हो ही रहा है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, ठीक है। जब टाइम ड्यूरेशन हमारा बड़ा हो जाए उस केस में हम लोग निकालते हैं एवरेज को, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम बोलें, देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, अगर हम देखेंगे कि रिएक्टेंट का अगर हम ग्राफ देखेंगे विथ टाइम, ठीक है, ए का अगर हम ग्राफ देखें, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम, ठीक है, तो वो कैसा भी हो सकता है, मतलब घटेगा, सीधी सीधी बात तो ये है। तो घट तो कैसे भी सकता है, हमने बोला इसे घट रहा है, ठीक है। तो घटने के लिए हम बोलेंगे कि भाई इसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर, क्यों भाई क्यों, इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो ये बताना है ना हमें, ये वैल्यू कितनी होगी यही बताना है हमें। तो जब हम ये वैल्यू बताएंगे तो दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। क्लियर, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क समझ में आ गया। एवरेज जब टाइम ड्यूरेशन बड़ा होता है, इंस्टेंटेनियस एक उसी पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल में, छोटे से dt टाइम इंटरवल में जब हम निकालते हैं तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। इसके बारे में आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जब आप वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझाई होंगी सर ने, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होती है। जब टाइम इंटरवल बड़ा तो एवरेज, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा dt, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होगा, और इंस्टेंटेनियस के केस में ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए, ठीक है। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, तो लिखिए हाँ। चलिए आज तो मतलब गजब हो गया, बारिश का सीजन और 5 डिसलाइक, मीर सर ने और ज्यादा दोस्त इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, मिहिर सर ने भी मान लिया है बात कि उन्होंने और ज्यादा दोस्त इकट्ठा कर लिए हैं, तो डिसलाइक पे डिसलाइक किए जा रहे हैं। अरे नहीं, मैंने नहीं किया, अरे सर ऐसे कैसे। ठीक है ना। तो ये तो हमारा रिएक्टेंट साइड का है, लेकिन ये हमारा अगर प्रोडक्ट साइड के हिसाब से लिखेंगे तो रेट कितना आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और यहाँ आएगा डी
बी बाई टी टी, ये याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट साइड का अगर आप रेट निकाल रहे हैं उस केस में ये बराबर नहीं आएगा बी, ठीक है। मैं बस ये रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहा था, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में माइनस साइन आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस में हमारा पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब मिहिर सर ने अपने दोस्तों को फोन किया कि ज्यादा डिसलाइक ना करो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां तो हमने किसी के पर्टिकुलर मतलब उसमें निकाला है, ए के रेस्पेक्ट में निकाला, बी के रेस्पेक्ट में निकाला, उनका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उनका रेट ऑफ अपीयरेंस ये क्या था वो हमने किया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक, तो वो कैसे निकलेगा पहली चीज, और उसकी क्या जरूरत पड़ी, क्या यहाँ पे, क्या ये इतना सिंपल है क्या, इज दिस सिंपल, दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो स्टोइकियोमेट्री भी काम करने लगती है, ठीक है। कैसे करती है चलिए देखते हैं। चलिए मैं बोला कि ए कन्वर्ट होता है 3b में, ठीक है, ऐसा बोला, ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में मतलब रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया, सभी चीजें हमने बैलेंस कर रखी हैं। ए ने दिया 3b, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि ए की है ए, स्मॉल ए, 3b की कितनी होगी, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, एट t इज इक्वल टू 0, रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो क्या 3b बनेगा, नहीं बनेगा, कितना हुआ 0, ठीक है। मान लेते हैं a में से x जो है t इज इक्वल टू टी टाइम पे, t इज इक्वल टू टी टाइम पे a में से x जो है वो चला गया, क्या हुआ, a में से x जो है वो चला गया, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, ठीक, तो इसके x मोल से इसका कितना बनेगा, 3x मोल बनेगा, ठीक है, 3x मोल बनेगा। बफरिंग सर वो इस वजह से है क्योंकि आपका नेटवर्क वीक है, हमारे में तो चल रहा है, अभी तक यूट्यूब पे ही चला रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आया, तो ये a माइनस एक्स होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। टाइम 0 पे कितना था, a और 0, टाइम t इज टू टी पे कितना हुआ, a माइनस एक्स और 3x। क्लियर है, कोई दिक्कत बताएं। अब अगर हम यहां से निकालें रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, कितना होगा भाई, कैसे निकालते हैं, माइनस टाइम्स, याद रखिए माइनस टाइम्स, ठीक, माइनस टाइम्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है भाई, a माइनस एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है माइनस a डिवाइडेड बाई टी, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा x बाई टी, ठीक है। तो ये क्या निकला है हमारा, सॉरी डेल्टा a बाई डेल्टा टी निकला है, डेल्टा a बाई डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई डेल्टा टी निकला है। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा x बाई टी। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस निकालें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक, ये अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे माइनस साइन नहीं लगाते हैं, पॉजिटिव साइन होता है। फाइनल, फाइनल इज 3x माइनस इनिशियल कितना है 0 डिवाइडेड बाई टी, कितना आया 3x बाई टी, ठीक है, 3x बाई टी। तो यहां पे देखिए ये x बाई टी है, ये 3x बाई टी है, तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, अगर हमको इसको इक्वेट करना होगा किसके साथ, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब बी के कितना बन रहा है, ठीक है, उसके रेट के हिसाब से अगर हमें इसको कंपेयर करना होगा, तो हम देख रहे हैं ये चीज जो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी 3 गुना है, ठीक है। तो क्या हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, बताइए, क्या हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए जल्दी से बताएं।
आएगा कि नहीं आएगा? है ना, इक्वेट कर दिया हमने। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे x बाई टी इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3x बाई टी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बाई टी आ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टोइकियोमेट्री से हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री से हमने डिवाइड कर दिया है, ये माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो अगर हमें रेट निकला होगा, ठीक है, अगर हमें रेट लिखना होगा तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू ओवरऑल अगर हमें लिखना होगा, ठीक है, तो जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी उससे हमें डिवाइड कर देना होता है। अगर हम रिएक्टेंट साइड में लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन, अगर हम प्रोडक्ट साइड का लिख रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पे। पहली, अगर आप रिएक्टेंट लिख रहे हैं, रेट अगर हम लिख रहे हैं, तो अगर रिएक्टेंट का लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट का लिख रहे हैं तो यहाँ आना चाहिए पॉजिटिव साइन। ठीक है, और दूसरी चीज ये, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये कि डिवाइड करना पड़ेगा हमें किसके साथ, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्लियर है, यहां तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर हम बोलें कि एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, यही है। ठीक है, तो अगर हम रेट की बात करें तो ये कितना होगा, -1/a, ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/c। अब देखिए ये रिएक्ट प्रोडक्ट हो गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/d, सॉरी हाँ, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, क्लियर है, दिस इज द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंड दिस इज थ्योरेटिकल। ठीक है, दिस इज थ्योरेटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए, धीरे धीरे सभी लोग जा चुके हैं, है ना। आज मजा नहीं आ रहा लग रहा है उन लोग को, खत्म हो गया मजा सारा, है ना। चलिए, वैसे आज बारिश बहुत ज्यादा है, ठीक, तो कोई नहीं। ठीक, चलिए, ये थियोरेटिकल वैल्यू है। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नहीं सर बहुत मजा, अरे दोस्तों को बुला के डिसलाइक मरवा के करो, बहुत मजा आया, है ना, यही मजा ले रहे हो तुम मेहर, है ना। चलिए, पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, लेक्चर में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, कि रिएक्टेंट किस तरह का है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। ठीक है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिएक्टिव चीजें ज्यादा रिएक्ट करेंगी, है ना, तो उनका रेट जो है वो ज्यादा होगा। अगर हम बात करेंगे फेजेस की, स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो जाहिर सी बात है जो गैस होती है वो ज्यादा ज्यादा रिएक्ट करती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो गैसियस फेज में अगर होगा तो ज्यादा रिएक्शन होगा, अगर लिक्विड फेज में होगा तो कम होगा, सॉलिड फेज में होगा तो बहुत कम होगा। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट से क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, उनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा ज्यादा ही आएगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए दूसरी चीज बात करते हैं, सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया। भाई सिंपल सी चीज है कि अगर आप किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दें, ठीक है, तो उसका वो एरिया बढ़ जाएगा जिसमें वो रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपको आलू की सब्जी बनानी है, ठीक है, आपको क्या करना है, आलू की सब्जी बनानी है, ठीक है। तो अगर अगर आप 2 किलो आलू लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक छोटी कढ़ाई ले ली आपने, बहुत छोटी सी कढ़ाई ले ली और 2 किलो आलू ले लिया, तो अगर आप उसमें सब्जी बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको बनाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन यही आप एक बड़ी कढ़ाई ले लीजिए, उसमें बनाइए, देखिए सब्जी जल्दी बन जाएगी, ठीक, सब्जी जल्दी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कढ़ाई का सरफेस एरिया बड़ा है जहां पे वो रिएक्शन करके सब्जी बना सकता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है अगर, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अगर आपने सरफेस एरिया कम कर रखा है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम रहेगा। समझ में आया? क्लियर है? वो और एक कॉमन एग्जांपल जो गुड़ होता है, ठीक है, गुड़ का हम लोग क्या बनाते हैं, रस बनाते हैं पहले, है ना। तो गुड़ को अगर हम सी नॉर्मल जो गुड़ की भेली होती है उसको डायरेक्ट डाल दें कढ़ाई में, तो उसको पिघलने में टाइम लगेगा, उसको कूच दीजिए और फिर डाल दिए कढ़ाई में, तो वो जल्दी पिघल जाएगा, ठीक है। द रीजन बीइंग कि उसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? चलिए, तीसरी चीज है, कॉमन सी चीज, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मतलब क्या? मोल पर लीटर। मोलैरिटी अगर हम बढ़ा दें, सिंपल सी चीज है, मोलैरिटी अगर हम बढ़ा दें किसी चीज की, कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया और फिर रिएक्शन कराया, मान लेते हैं 1 मोल HCl लिया था हमने, उसकी जगह हमने 10 मोल HCl ले लिया, तो क्या रिएक्शन तेजी से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कंसंट्रेशन की वजह से भी हमारा जो रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे तो रेट धीमा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सर मुंह में पानी आ गया जी, बिल्कुल। बाहर बारिश हो रही है, पी लीजिए, ठीक है। चलिए, चौथा है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा देंगे, ठीक, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा भाई? एनर्जी। टेम्परेचर क्या देगा? एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर हर वो चीज करा सकता है जो कोई नहीं करा सकता, ठीक है, याद रखिएगा। टेम्परेचर जो है वो हर वो चीज करा सकता है जो कोई नहीं करा सकता, जिसकी वैल्यू कोई नहीं बदल सकता उसको भी टेम्परेचर बदल देगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर में एक्चुअल में क्या है? एनर्जी है, ठीक है। आप टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप एनर्जी दे रहे हैं। मैंने पिछले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी शायद क्लास में या किसकी क्लास में कुछ तो भाई बताया था, इससे टेम्परेचर से रिलेटेड या एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी से तो मैं बताया था कि अगर आप पॉपकॉर्न देखते हैं तो उसको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है, तो वो फुदकना शुरू कर देता है ना। तो फुदकता है क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर मिल रहा है। तो टेम्परेचर की वजह से क्या मिलेगा? एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कोलिजन, जाहिर सी बात है कि ज्यादा रिएक्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? इसमें होता है कैटलिस्ट और इनहिबिटर्स। दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को तेज करता है, ठीक। इनहिबिटर क्या करता है? रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन हो रहा है, उसको हमें थोड़ा धीमे करना है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? इनहिबिटर, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन है जो धीमे हो रहा है, उसको हमें तेज करना है, तो वो क्या कर उसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं। पहला नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा कंसंट्रेशन, चौथा टेम्परेचर, पांचवा कैटलिस्ट या इनहिबिटर। इन पांचों की मदद से ही आप रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत इसमें अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, एकदम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। प्रोमोटर, हाँ, प्रोमोट, कैटलिस्ट को प्रोमोटर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग रेट लॉ की, ठीक है। रेट निकालना तो सीख गए, ठीक है, लेकिन रेट लॉ क्या होता है? ठीक है, याद रखिए, दिस इज प्रैक्टिकल, ठीक है।
प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकली इसको मिलता है, हमें इसकी जो वैल्यू मिलती है वो प्रैक्टिकली मिल सकती है, इसमें कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मान लें कि ए से बी रिएक्शन हो रहा है, ए से बी रिएक्शन बन रहा है, ठीक है। सर प्रेशर भी तो होता है, प्रेशर होता है बट उतना नहीं होता है, ठीक है। रेट को प्रेशर से कैसे बताओगे, बताओ भाई। रेट को प्रेशर से कैसे बताओगे? इक्विलिब्रियम इधर उधर शिफ्ट हो सकता है बट रेट नहीं बदलेगा, ठीक है। वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर फेज में बदल सकता है। सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा बताओ, ठीक है। वो बहुत माइन्यूट मेन 5 फैक्टर होते हैं जो मैंने बता दिया, ठीक है। वो तो कॉमन सेंस वाली चीजें होती है मीर सर, है ना। रेट लॉ प्रैक्टिकली अटेन किया जाता है। अगर ए से बी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें रेट लॉ लिखना पड़ेगा, रेट लॉ लिखना पड़ेगा, याद रखिए रेट लॉ। मैं उधर क्या लिख रहा था, रेट लिख रहा था, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रेट लॉ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आर 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 इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा, इसको लिखेंगे के ए की पावर एक्स, ठीक है। आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, देर इज नो रिलेशन, देर इज नो रिलेशन between rate law and concentration of product, ठीक है। क्लियर है, देर इज नो रिलेशन बिटवीन रेट लॉ एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर है। आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स, वेयर एक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्लियर है। ये बात समझ में आई, बताएं भाई, क्या ये बात समझ में आई आप लोग के? ठीक, पहली चीज यही याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर बताएंगे कि अच्छा इसकी तरह से ये हो रहा है, इसकी तरह से ये हो रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। बट ये कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा, सॉरी थ्योरेटिकल डेटा नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। हमने अभी रेट लिखा, उसमें हमने प्रोडक्ट को भी देख लिया कि प्रोडक्ट के हिसाब से भी रेट लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है। बताएं भाई, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ठीक है। तो इसका अगर हमें रेट लॉ लिखना होगा तो वो क्या होगा, के ए की पावर और बी की पावर, यहाँ होगा एक्स, यहाँ होगा वाई, कुछ भी हो सकता है। ये स्मॉल ए स्मॉल बी भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हो, ठीक। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसके लिए स्टोइकियोमेट्री की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री काम नहीं आती है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री doesn't doesn't fits for all, ठीक है। मतलब हर जगह आपको स्टोइकियोमेट्री काम आएगी ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। हो भी सकता है, ठीक है, हो सकता है, मे बी चांस ये है, मे बी चांस ये है कि आर की वैल्यू क्या हो, के ए की पावर ए बी की पावर बी, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ठीक है। ये जो एक्स है, ये जो वाई है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया गया है, ये जरूरी नहीं कि ए और बी हो, ठीक है। जबकि जब हम रेट लिख रहे थे तो उस केस में क्या था, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना था, क्लियर है। ये बात समझ में आई सभी लोगों को, बताएं जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है, के इज द रेट कांस्टेंट, के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। एक्स क्या है, ठीक है, एक्स क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वाई क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। एंड ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर अगर हमें निकालना होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेट लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना, बिल्कुल, वो लॉ ऑफ मास एक्शन में होता है,
जी बिल्कुल, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? x प्लस वाई, ठीक है। क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? दिस मे बी नेगेटिव, दिस मे बी पॉजिटिव, ठीक है। दिस मे बी फ्रैक्शन, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर जो है वो 1/3 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? प्लस करना है ना हमें, तो ओवरऑल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है और नंबर में भी हो सकता है, जो इंटीजर्स आप लोग को बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है डिजिट्स में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बार-बार मैं यही चीज़ें कह रहा हूँ। ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। चलिए, ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना? अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। ये जो हमारा के भाई साहब आए हैं, नया रेट जिसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, जो हमें बार-बार डिसलाइक करके चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। एंड ज़ीरो, ज़ीरो क्या है? हाँ भाई, ज़ीरो भी हो सकते हैं। अरे ऐसे ऐसे मत बोलो, ज़ीरो ऑर्डर बोल ही रहा हूँ तब से, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए, ठीक है। चलिए, पहली चीज़ पहली चीज़, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये मेज़र होता है। किसका होता है? रेट कितना तेज़ी से होगा, कितना धीमे होगा, ठीक है? इट इज़ अ मेज़र, सॉरी, इट इज़ अ मेज़र ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है? और ये कांस्टेंट रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कब तक? जब तक हम टेम्परेचर चेंज ना करें तब तक, ठीक है? इट इज़ अ मेज़र ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब K अगर ज़्यादा तो R, रेट जो है वो ज़्यादा, K अगर कम तो रेट कम, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि K की वैल्यू है 10 टू द पावर 4 और एक है K की वैल्यू 10 टू द पावर -2, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसका K की वैल्यू 10 टू द पावर 4 होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और K की पावर 10 टू द पावर -2 है अगर उसके कंपैरिज़न में, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? बोलिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये, इट इज़ इंडिपेंडेंट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? मतलब हमने रेट लॉ पढ़ा, उसमें हमने ये देख लिया कि जो रेट था वो तो सब पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेट लॉ हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जो K है वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? क्लियर है? जल्दी से बताएँ, ठीक है? तीसरी चीज़, इट इज़ इट इज़ कांस्टेंट इट इज़ कांस्टेंट, या इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कब तक? व्हेन टेम्परेचर इज़ नॉट चेंज्ड टेम्परेचर इज़ नॉट चेंज्ड, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस की राइज़ पे 2 टाइम्स हो जाता है, जस्ट दोगुना हो जाता है, ठीक है? मतलब आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है? तो एक बड़ी चीज़ है, ठीक है? 2 टाइम्स ये इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है? और 10 डिग्री खत्म करेंगे तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और इसके तहत आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ कि जो यूनिट है, यूनिट ऑफ K डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? इसके तहत आप बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है तो बताइए भाई, क्लियर है? क्या जो मैंने कहा वो आप लोग सभी लोगों को क्लियर हो गया है? चलिए सर, मिहिर सर के दोस्तों ने उनका पासा पलट दिया है, खतरनाक रूप से, ठीक है? चलिए, तो ये यूनिट के बारे में बात करते हैं पहले, है ना? यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं।
यूनिट के बारे में क्या बात करें भाई। देखिए अगर हम बोलें r इज इक्वल टू क्या होता है, k a की पावर x, है ना। सर 3 एक्सप्लेन कर दीजिए। जो k की वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर ना बढ़ाएं तो बढ़ाएं घटाएं तो, ठीक है, यानी कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे k की वैल्यू जो है वो 2 गुना हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है, हमेशा, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, ऐसा बोला मैंने, ठीक। तो r इज इक्वल टू के ए की पावर x, ठीक, ऐसा लिखा है। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, r अपॉन ए की पावर x। यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट के बारे में। तो r की यूनिट क्या थी भाई, r की यूनिट क्या थी हमारी, जल्दी से बताएं, कितने लोग को याद है भाई, मोल पर लीटर पर सेकंड, यही थी ना, मोल पर लीटर पर सेकंड, यही थी। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए है ना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर क्या है, से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें अगर जरा, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको देखें ऐसे, इसको ऐसे करके देखें, तो ये मोल पर लीटर है, अपॉन में मोल पर लीटर टू दी पावर x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एक्स और सेकेंड टू दी पावर -1। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताएं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता होगा, तो हम k की जो यूनिट है, k की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ k, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, k की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, होगी कि नहीं होगी। अगर x की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई बताएं, मोल 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बचेगा, सेकेंड टू दी पावर -1, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताएं भाई। x की वैल्यू अगर 2 हो गई, x की वैल्यू अगर 2 हो गई, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताएं। देखिए उल्टा हो जाएगा, लीटर बटे मोल, है ना, और पर सेकेंड, यानी कि इसको लिखे हैं तो लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा। 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा, अपने आप लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इजी है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है कि नहीं, बहुत इजी है, केमिकल काइनेटिक्स इज वेरी इजी, बस आप गलती करके आएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, यूनिट समझ में आ गया। यूनिट में, यूनिट अगर आपने पहचान ली, तो आप तुरंत बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है कि नहीं है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि हमने अगर यूनिट लिख दी तो आप बता देंगे कि ऑर्डर क्या होने वाला है कि नहीं। यस मैम, बहुत बढ़िया। सागर मिश्रा जी, थोड़ा सा कंट्रोल किया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर आता है मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं हम, याद रखिएगा, जब भी बैलेंस्ड रिएक्शन होगा तभी, बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है ना, कोई रिएक्शन होता है तो वो हमेशा कोलिजन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, कोलिजन की वजह से। तो जब कोलिजन हो रहा है तो कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स colliding with each other, with each other to form product, to form product, ठीक है, at a time, at an instant, is known as, is known as molecularity। क्लियर सर, जल्दी से हो गया, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट एट एन इंस्टेंट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी, मतलब एक टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स भिड़ रहे हैं आपस में,
ठीक है, मैं बोलता हूँ ये मेरे 4 उंगलियां हैं, ठीक है, ये 4 उंगलियां हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ 3 ही भिड़े, ठीक है, यहाँ 4 भिड़े, यहाँ 3 भिड़े, टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3 हो गए, 7 हो गई कि नहीं? 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं हुआ? तो जितने मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ रहे हैं एट अ टाइम, एट एन इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसको बोलेंगे हम लोग क्या है? ये मॉलिक्यूलरिटी होती है। ये कैसे निकालते हैं? बैलेंस रिएक्शन से, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन से निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई NO2, ठीक है, NO2 छोड़ो, ऐसे ही पता कर लो, सिंपल सी चीज है कि कोई बैलेंस रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ये क्या है? बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो इस केस में मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कहाँ होगा? देखिए, रिएक्टेंट के ही कोलाइड होने से प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट के कोलाइड होने से कुछ नहीं बनने वाला है ना? तो A और B, है ना, A के A मॉलिक्यूल्स और B के B मॉलिक्यूल्स, B नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दोनों ही कोलाइड करेंगे, तभी तो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना? यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी ये हो जाएगी A प्लस बी। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो A प्लस बी है, ये ऑर्डर हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट ऑर्डर, ठीक है। XYZ रजत शर्मा प्रेजेंट सर। अच्छा 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 अच्छा, है कि नहीं? मॉलिक्यूलरिटी A प्लस बी होगी, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो भी सकती है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि भाई स्टोइकियोमेट्री ही आपका पावर में चला जाए, ठीक है। क्लियर है? बताएं भाई। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ, बैलेंस रिएक्शन में अब ऐसे ही हम लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, कि किसी इंस्टेंट पे कितने टकरा रहे हैं भाई, सीधी सीधी बात है वो, ठीक है। कितने प्रेजेंट हैं उससे मतलब नहीं होता है, कितने टकराते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। रिएक्शन की मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो टकराने से बनता है, ठीक है, होने से नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक कमरे में मैंने एक H2 छोड़ दिया, O2 छोड़ दिया, लेकिन वो कोलाइड ही नहीं किए तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कमरे में तो H2 भी मौजूद है, O2 भी मौजूद है, तो आप बोलेंगे कि रिएक्शन हो गया क्या? नहीं होगा, टकराना जरूरी है, ठीक है। चलिए, क्लियर है? डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में? मॉलिक्यूलरिटी हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने क्या बोला था? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, दिस इज ऑलवेज होल नंबर, ठीक है, दिस इज ऑलवेज होल नंबर। जबकि हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है? नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, है ना, फ्रैक्शन सभी होता है, ठीक है। क्लियर है भाई? अरे अरे अरे, ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया? अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। ये सारी चीजें बाद में आने वाली हैं SN1 SN2 में, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे SN1 होगा, ठीक है। 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा SN2, इसको हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि SN1 ही यूनिमॉलिक्यूलर होता है, बहुत से रिएक्शन है जो यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं लेकिन SN1 नहीं होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है। क्लियर? चलिए, चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आज इसको खत्म कर देंगे अगर लाइट ने परमिशन दे दी तो, ठीक है। लाइट ने परमिशन देनी चाहिए बस, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, है ना, फॉर जीरो ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग किसके लिए रखेंगे? फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। चलिए भाई, अगर हम देखें, अगर हम देखें कि जीरो ऑर्डर के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसको हम लोग लिख सकते हैं r k इंटू ए की पावर जीरो। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? r इज इक्वल्स टू के ए की पावर जीरो, यही हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। सभी लोग फालतू कमेंट्स ना करें, नहीं तो सर गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। r इज इक्वल्स टू के ए की पावर जीरो, ठीक है। r इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर जीरो, ये हो जाएगा हमारा रेट लॉ के हिसाब से, ठीक है। अगर हम रेट देखेंगे, अगर हम रेट देखेंगे तो रेट क्या होगा? रिएक्टेंट के टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में ये कितना आएगा भाई? माइनस डी ए बाई डी टी, यही तो होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताएं, ठीक है। जब दोनों ही आ रहे हैं तो दोनों की इक्वेट कर देते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? जल्दी से बताएं।
के ए की पावर 0 दैट इज 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, माइनस साइन इधर लेगा, डी टी इधर लेगा, क्या हो जाएगा माइनस के डी टी इज इक्वल्स टू डी टू द पावर ए, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन है ना, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, के डी टी हो जाएगा ये, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, ठीक है। टाइम 0 से t सेकेंड तक हमने इंटीग्रेट किया है, तो ए की कंसंट्रेशन कहां से, ए नॉट से ए फाइनल तक, ठीक है, ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगी हमारी फाइनल कंसंट्रेशन, ए कर लीजिए चाहे ए एफ कर लीजिए, जैसे भी आपको याद करना हो, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो के डी टी माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, के टी आएगा, क्या आएगा माइनस के टी, कहां से कहां तक, 0 से टी तक। आई होप कि आपको इतना इंटीग्रेशन आता है, आता है कि नहीं आता है सर, वन डाउट, हाँ बिल्कुल पूछिए भाई, जल्दी से पूछ लीजिए प्लीज फटाफट। हिमांशु कुमार सर, वन डाउट, जल्दी पूछिए, जल्दी जल्दी जल्दी। के ए की पावर 0 के लिखे हैं, अरे भाई 0 ऑर्डर के लिए है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 है, देखिए भाई ऐसा मत करिए। कहाँ गया हमारा, ये रहा ना रेट लॉ, एक्स की वैल्यू 0 है ये, तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0 ही ना होगा। क्रांतिकारी निकले आप हिमांशु सर, क्रांतिकारी। चलिए माइनस के, ठीक, ये हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, डी ए ही हो जाएगा, ठीक है, ए ही हो जाएगा, कहां से कहां तक, ए नॉट से ए तक, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसको एक्सपेंड कर देंगे, ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो के माइनस के, है ना, तो ये हो जाएगा टी माइनस 0, तो टी आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ए माइनस ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट माइनस के टी, क्लियर है, बताएं भाई, क्या ये चीज क्लियर है आप लोग को, यही है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यही है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। क्या यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताएं भाई, के की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, ठीक है, यहीं से निकाल लेंगे हम तो, यहीं से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, के से डिवाइड, टी से डिवाइड कर देते माइनस टी से, तो माइनस टी से डिवाइड किया तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगी ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। इंटीग्रेटेड करना जरूरी, तभी ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा जी, अश्विनी कुमार जी, बिना इंटीग्रेशन के आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए हैं, ये तो वही चीज है कि फ्री में सारी चीजें चाहिए आपको, बिना इंटीग्रेशन के कैसे आएगा, ठीक है, क्लियर है भाई, बताएं। के की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम और क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ यानी कि टी 1/2, ठीक है, टी 1/2 वो टाइम है जहां पे ए की वैल्यू हो जाती है ए नॉट बाई टू, मतलब आधा हो जाए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आधा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की जगह टी हाफ और ए की जगह ए नॉट बाई टू, ठीक है, तो हमारा टी हाफ की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, चलिए भाई के की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू यहां से होती है ए नॉट माइनस ए बाई के, यही होती है। अब टी की वैल्यू क्या हो गई है, टी हाफ हो गई है, ए नॉट की वैल्यू कितनी है, ए नॉट ही है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए नॉट बाई टू हो गई, डिवाइडेड बाई के, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट माइनस, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा, कितना हो गया ए नॉट बाई
तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ कितना होता है ए नॉट बाई 2k। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा है ही नहीं, इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, खासकर नीट वालों को। ठीक है, जेई वगैरह में जो इक्वेशन होती है वो बदल देते हैं, आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, लेकिन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए ग्राफ देख लेते हैं, इसके ग्राफ ग्राफ भी पूछता है। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ होते हैं वैसे तो, बोल देगा लॉग ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी कर सकता है वो, बहुत खतरनाक होते हैं लोग, डर के रहिएगा। तो अगर हम रेट का टाइम के अगेंस्ट रेट और ये टाइम, ठीक है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए याद रखिएगा किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरह की। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, के है, कांस्टेंट है कि नहीं है, बताएं भाई। ठीक है, दूसरा ग्राफ हम लोग क्या प्लॉट कर सकते हैं भाई, हम लोग प्लॉट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमारा ये इक्वेशन अगर आप देखें, इसको हम लोग देखें तो ये हो जाएगा y, ठीक है, ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा c। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी माइनस के, c की वैल्यू आएगी a नॉट। ठीक है, और y क्या है a और t क्या है x है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निगेटिव स्लोप है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c मतलब स्ट्रेट लाइन, और निगेटिव स्लोप है इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये a नॉट है, ये हमारा a नॉट है, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, और इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के। ठीक है ना, ये ग्राफ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क, कुछ रिएक्शंस याद करके रखिएगा जो कि जीरो ऑर्डर हो। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल्स, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, चार पांच, मिनिमम मिनिमम चार पांच आपको याद करने होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि x इज टू कितना हो गया है, अब 1 हो गया है। तो यहाँ पे r इज टू कितना आएगा भाई, r इज टू आएगा k a की पावर 1, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे अगेन r अभी भी कितना था, r अभी भी कितना था भाई, माइनस डी ए बाई डी टी, यही था ना। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं भाई, सिंपल सी चीज है कि नहीं है, सिंपल सी चीज है कि के ए इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, इधर ले गए डी, डी टी को इधर ले गए, ए को इधर ले आए, है ना। तो के डी टी इज इक्वल्स टू माइनस को माइनस के साथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी ए बाई ए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, इंटीग्रेट कर दिया, टाइम कहाँ से, जीरो से टी, और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट से ए तक लेके गए। ठीक है, इसको जब हमने किया तो ये कितना आएगा, माइनस के टी आएगा, ये तो आपको पता ही है पिछले स्टेप में यही हुआ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एन, एल एन ए, क्या आएगा, एल एन ए। ठीक है, और वो भी कहां से कहां तक, ए नॉट से ए तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए नॉट।
ठीक है, तो इसको लिखेंगे ln a माइनस ln a नॉट। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम ln इस तरफ ले जाएं, ln a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ln a नॉट और माइनस kt तो है ही है कि नहीं है? बताओ भाई। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग। ठीक है, लॉग बेस पावर e। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे भी हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस के टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग ln a अपॉन a नॉट। ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताए भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना, इज इक्वल टू माइनस के टी। तो माइनस टाइम से ऊपर कर देते हैं, ए नॉट बाई ए हो जाएगा, है ना, ए नॉट बाई ए हो जाएगा। तो ln ए नॉट बाई ए दिख रहा है ना, इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी? k की वैल्यू आएगी 1/t ln ए नॉट अपॉन ए। क्लियर है? बताएं भाई। एक चीज तो मैं बहुत सारी क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ से, बहुत सारी। ठीक है, तो अलग अलग दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, k की वैल्यू इतनी आ गई 1/t ln ए नॉट बाई ए। ठीक है, ये हमारी, अगर हम लॉग वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, एज इट इज। ठीक, ln a, ठीक, स्लोप कितना आएगा? माइनस के। क्लियर? चलिए, एक चीज तो ये हो गई है ना। अब हम क्या करते हैं, कि इसी इक्वेशन को फिर से लिखते हैं ln a बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, हमने क्या किया, e की पावर ले ली, तो e की पावर ln ले ली। ठीक है, दोनों तरफ e की पावर x कर दिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर खत्म हो जाएगा, ln से कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा, a अपॉन ए नॉट। ठीक है, इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट e की पावर माइनस के टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, और ये तो k की वैल्यू है। ठीक है, ये तीन तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताएं भाई, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री तो है ही नहीं। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली कम हो रही है ना, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने टी हाफ निकाला, यानी कि हाफ लाइफ निकाली, हाफ लाइफ निकाली, तो कितना आएगा, भाई? देखिए, k की वैल्यू कितनी थी, 1/t ln a नॉट बाई ए। तो t इधर चला गया तो ये हो जाएगा 1/k, 1/k। होगा कि नहीं होगा? ln a नॉट, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नॉट बाई 2। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/k ln 2। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो t हाफ की वैल्यू यहाँ पे 0.693 बाई k होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो t हाफ है, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब हमने जीरो ऑर्डर निकाला था, उस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो आई थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अब गायब हो गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किसके किसके, हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन के। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई? कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
आ रहा है ना? चलिए। अब देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कंज़्यूम हो रहा है, ठीक है? जैसे मैंने बताया था ना कि ए से बी जा रहा है, ठीक है? तो इसका ए था इनिशियल में, इसका 0 था, है ना? अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से x चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, x बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा था। तो कंज़म्पशन के अगर इस पे देखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी? k की वैल्यू कितनी आएगी? 1/t, है ना? ln A नॉट की वैल्यू कितनी होगी? A, यही तो A नॉट है। होगा कि नहीं होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट इज A, वैल्यू ऑफ A नॉट इज A। A अपॉन A माइनस x, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इस ln को भी आप लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2.303 बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस x, ऐसे भी लिखते हैं सब, ठीक है? तो कंप्लीशन जब भी ऐसा बोला हो ना, 75% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन, ठीक है? उस केस में इस तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कल कल बताएंगे इसको, कल अच्छा कल टेस्ट है ना शायद, तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जब हम लोग न्यूमेरिकल बता रहे होंगे ना, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। ये बाद में बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये फॉर्मूला यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है? अगर कंज्यूम अमाउंट कितना कंज्यूम हुआ है वो हमें बता दिया, इजी है। 90% हो गया, मतलब कि a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? सर आज ही, हाँ बिल्कुल सर, आज ही, बस आज ही, आज ही, आज ही सब करा देंगे। आज आज क्लास बंद ही नहीं करेंगे सर। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, बिल्कुल करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी क्लास थोड़ी चलेगी, है ना? मिनिमम हाफ एन आवर और मिनिमम, ठीक है? लंबी भी जा सकती है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। डेटा वेटा सब बचा लीजिए, है ना? ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका भी, नहीं तो बोलेंगे सर ने ग्राफ पढ़ाया नहीं, सर बहुत बेकार है ना? सर ग्राफ नहीं पढ़ाते, ठीक? चलिए, तो लॉग, हमने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन किसका? ln a, ln a और टाइम t, इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह का आएगा? इसी तरह का आएगा, और ये हो जाएगा हमारा ln a नॉट, ठीक है? और इसका स्लोप कितना आएगा? अगेन माइनस के। सर मेरे को पीडीएफ कैसे मिलेगा? सर टेलीग्राम पे आ जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा, ठीक है? यस सर, यस सर, मतलब मैं बुरा हूँ ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है, कल से मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, मजाक, मजाक से हटते हैं, ग्राफ बना लेते हैं रेट का विद टाइम टी, ठीक है? लगता है सर आप मुझसे नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ गिर रहा है, गिर गया, गिर गया, गिर गया, और इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको पता ही है ना? अच्छा, सर मेरा तो खत्म ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर यहीं पे रहेगा, यहीं से शुरू कर दीजिएगा वापस से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लीजिएगा, है ना? दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो ये हो गया रेट का ग्राफ। ठीक, उसके बाद रेडियो एक्टिव सेजल केमिकल काइनेमेटिक्स टेस्ट में आएगा, सिलेबस दिया हुआ है शायद टेलीग्राम पे, प्लीज बताइए, सिलेबस दिया हुआ है ना? टेस्ट का सिलेबस मेरे ख्याल से दिया हुआ है, ठीक है? देख लीजिएगा, है ना? तो याद रखिएगा, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है? रेडियो एक्टिव डिकेज, रेडियो एक्टिव डिकेज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको हमेशा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपको अगेन यहाँ पे होमवर्क होगा, याद करिए एग्जाम्पल्स, कम से कम 4-5 याद रखने हैं, ठीक है? 19 को होगा टेस्ट, अच्छा 19 को है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जब भी हो टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, 18 को 19 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कल अच्छी बात है, अगर 19 को टेस्ट होगा तो आज कितनी, आज 17 है ना, तो कल 18 है, 18 को हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे पूरा, है ना? पूरा न्यूमेरिकल कर लेंगे फटाफट, धड़ाधड़। अरे 50 लाइक के पास पहुंच गए, जल्दी कर दो। क्यों नहीं करते हो तुम लोग? लाइक नहीं करते हो? अच्छा, कुछ लोग लाइक नहीं करते, कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ लोग शेयर भी नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों नहीं किया? कंफर्म डेट सर, सर मुझे नहीं पता, आप टेलीग्राम पे रहिए, आप देखिए, ठीक है? दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है?
क्लियर? तो होमवर्क है आपका, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है? अच्छा, इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें एक और कुछ जो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कभी-कभी टाइम के बारे में पूछ लेता है, ठीक है? तो अगर कभी ऐसा बोला कि टी 3/4, ठीक है? या टी 75% ऐसा बोलता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको हाफ लाइफ निकालनी है। आपको हाफ लाइफ निकालनी है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? ऐसा रीज़न क्यों है? ऐसा रीज़न समझिए। टी हाफ क्या है? टी हाफ क्या है? हमारा यहाँ पे ए नॉट था, ठीक है? यहाँ पे ए नॉट बाई 2 हो गया, ठीक है? अब इसका हाफ क्या होगा? ए नॉट बाई 4। इसका हाफ क्या होगा? ए नॉट बाई 8। इसका हाफ क्या होगा? ए नॉट बाई 16। होगा कि नहीं होगा? आधा 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 और जो है वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जा रहा है, तो वो 75% कंप्लीशन हुआ है। 3/4 मतलब क्या? 3/4 मतलब क्या? आधे का आधा कंप्लीट हो गया। बचा कितना है? 1/4 बचा है कि नहीं? तो यहाँ पे बचा कितना है? ए नॉट बाई 4। यहाँ पे कितना बचा है? ए नॉट बाई 2। यहाँ पे कितना बचा है? ए नॉट बाई 16 बचा है। क्लियर है? कंप्लीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर टी 3/4 टी 75% ऐसा पूछा है, तो अगर आप हाफ पीरियड निकाल लें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? इसी तरह अगर आप टी 87.5% निकालते हैं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स टी हाफ, यानी कि ये कहाँ पहुँच गया है? ए नॉट बाई 2 पे पहुँच गया है। मतलब 12.5% बचा है बस। 87.5% जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा है कि टी 99.9% हो, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट होता है 10 टी बाई टी हाफ के बराबर, ठीक है? दीज दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट, ठीक है? जेई में तो जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन नीट में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नीट में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप लोग में नीट वाले ही ज़्यादा है ना? जेई वाले थोड़े कम हैं। जेई वाले सब आलसी हैं, पढ़ते नहीं हैं, बस सोचते हैं आईआईटी हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं अपना ब्लैक बोर्ड को एक्सटेंड कर लूँ, है ना? फिर पढ़ाते हैं आपको जो बचे हुए चीज़ें हैं। चलिए, हाँ, नीट वाले ज़्यादा हैं, पता है, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? या आरडीएस, आरडीएस, ठीक है? सिंपल सा कंसेप्ट है एकदम, बहुत देखिए, जितनी भी साइंस है ना, उसको आप जितना सिंपली पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या? रेट क्या है? हमने बताया एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, कंसंट्रेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा था। अगर मैं बोलूं कि आप अपने घर से अपने दोस्त के घर तक जाना चाहते हैं जो कि पड़ोस में ही रहता है, ठीक है? पड़ोस में ही रहता है, ठीक है? तो दो चीजें हो सकती हैं। जो आपका, आपके जो घर है उसके घर तक जाने के लिए जो रास्ता है, ठीक है, वो बहुत ही स्मूथ हो। क्या हो? बहुत ही स्मूथ हो, है ना? और एक दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो आपके घर से उसके घर तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही खराब हो। होगा कि नहीं होगा? जेई वाले मेहनत करते हैं, जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, बाकी सब आलसी होते हैं, ठीक है? बाकी सब आलसी होते हैं। चलिए, नीट में भी बहुत आलसी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमें क्या मत समझना है कि जो आपका दोस्त है और आपके घर है, ठीक है? आपका दोस्त और आपके दोस्त के जो घर है उसके बीच में जो दूरी है, वो या तो उसके बीच में बहुत ही स्मूथ रास्ता हो, और दूसरी चीज ये है कि वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो। अगर बहुत ही स्मूथ रास्ता होगा तो आप बस एक पल में यहाँ, दूसरे पल में वहां, ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं आपका रेट निकाल पाऊंगा? क्या नहीं निकाल पाऊंगा?
लेकिन अगर रास्ता खराब है तो आप पहले तो 10 बार सोचोगे, जाऊँ कि ना जाऊँ, ठीक है? अगर बहुत ज़रूरी होगा तो जाएँगे, लेकिन अगर जाएँगे भी तो बहुत आराम-आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता खराब है, ठीक है? होता है कि नहीं? तो सीधी-सी बात है कि अगर रास्ता खराब हुआ, ठीक है? तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा इसका मतलब कि आपका रेट हम निकाल सकते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप शुड बी द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है? द स्लोएस्ट स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन या इन अ केमिकल प्रोसेस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है? क्लियर है? गदर होते हैं जी वाले, हाँ बिल्कुल सब गदर ही होते हैं, ठीक है? हैंड पंप उखाड़ने चले जाते हैं, है ना? हैंड पंप उखाड़ लेते हैं गदर होके, ठीक है? चलिए मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा। द स्लोएस्ट स्टेप इन अ केमिकल प्रोसेस इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्लियर है ये चीज? ठीक। ये किसके लिए पॉसिबल है? याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए, ठीक है? ये दो चीजों के लिए ही मतलब एक ही चीज है वैसे तो, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो या मल्टी स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से ये मत समझिएगा कॉम्प्लेक्स आयन बना, ठीक है? वो चीज नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कई सारी चीजें हो रही हैं उसमें, ठीक है? तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है? तो रेट हम वो उसी जो रेट लॉ लिखेंगे हम उसी स्टेप का लिखेंगे, बाकी सबका नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है? ओवरऑल नहीं लिखने वाले, ओवरऑल में वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है? तो इसके लिए न्यूमेरिकल होता है ना, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है? आज नहीं समझ, आज तो न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, आप बस इतना समझ लीजिए कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बताएं भाई, जल्दी से बताएं भाई, क्या इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया हम लोग का। अब हम लोग बात करते हैं सूडो। जो हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर किया ना, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आप लोग खुद करिएगा, ठीक है? सब नहीं बता सकते, ठीक है? तरीका वही है, बस एक्स की पावर जो है वो बदलती रहेगी, ठीक है? सॉरी, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगी। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? याद रखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब वो दिखता सेकंड ऑर्डर जैसा है, ठीक है? वो दिखता सेकंड ऑर्डर जैसा है लेकिन बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, ठीक है? हम क्या करें, हम क्या करें? देखिए, हमने कर दिया H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है? तो इसको बैलेंस कर देते हैं, 2H2 2H2O, ये हो गया हमारा, ठीक है? सर ऑफलाइन क्लास कब ओपन कब होगा? ये तो सरकार बता सकती है, हमने 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को एक्सटेंसिवली बढ़ा दिया, ठीक है? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बना दिया। इनफाइनाइट मतलब किसके कंपैरिजन में? O2 की कंसंट्रेशन पे। मतलब हमने क्या किया है, H2 की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, किसके कंपैरिजन में? O2 के कंपैरिजन में, ठीक है? मान लेते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, नहीं तो बोलेंगे सर ने तो ऐसे ही बोल दिया, लेट अस अज्यूम दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हमने क्या कर दिया, H2 कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है? सर ऑफलाइन ज्यादा समझ आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं। तो हमारा जो क्या है, H2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उसके ऊपर क्या रेट डिपेंड करेगा? क्या हम उसका कंसंट्रेशन का डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आने वाला है? नहीं आने वाला है। क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? क्या नहीं आएगा ना भाई। H2 की समुद्र में से आप एक लोटा पानी ले लीजिए, कम हो जाएगा क्या पानी? पानी कम हो जाता है क्या? नहीं कम होता ना। तो हमने क्या कर दिया, H2 की कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ा दी, ठीक है? मतलब अगर O2 को चाहिए था 1 मोल तो हमने उसको दे दिया 50 मोल, 100 मोल ले लो, तो वो रिएक्ट करने वाला है 1 मोल से, आपने उसको दे दिया 100 मोल, तो कम कितना हुआ? 100 में से एक ही तो कम हुआ, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा फर्क H2 के कंसंट्रेशन से नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, होना चाहिए था इसको सेकेंड ऑर्डर,
लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन हमने इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, अब ये क्या हो गया है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अरे समंदर में से वही तो बता रहे हैं, समंदर में से 1 लोटा निकालिए पानी, क्या कुछ होने वाला है? चेंज जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है। हाँ, वही चीज़ है ना, चेंज जो है वो बहुत मिनिमम होगा, उसको आप कंपेयर करके भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो रेट एक्चुअली बहुत कम होगा अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो, लेकिन अगर O2 के हिसाब से देखेंगे तो रेट अच्छा खासा आ रहा है। तो इसलिए हम लोग O2 को जो कंसंट्रेशन है वो O2 पे ज़्यादा डिपेंड करेगी, H2 के कंसंट्रेशन पे कम डिपेंड करेगी। तो जाहिर सी बात है कि रेट लॉ में हमारा O2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा, H2 का जो पावर था वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब है तो लेकिन नहीं भी है। गुरुजी आप बहुत सही पढ़ावे नहीं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्लियर है? इसका एग्जांपल होता है एस्टरिफिकेशन, जो एस्टर को अगर हम उससे रिएक्ट कराते हैं अपने पानी के साथ, दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये सारी चीजें देख लीजिएगा आप लोग, है ना? एग्जांपल एग्जांपल आप लोग होमवर्क। ठीक है ना? चलिए कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, है ना? कोलिजन थ्योरी चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है लेकिन थोड़ा बड़ा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें चीजें समझिए। पहली चीज, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, must collide with each other to form product। ठीक है। मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। लेकिन सिर्फ कोलाइड होने से कुछ नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है। इसको हम लोग ऑप्टिमल एनर्जी भी कहते हैं वैसे तो। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सफिशिएंट एनर्जी से मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी जिससे वो टकराए तो वो प्रोडक्ट में बदल सके। ठीक है। ऐसी नहीं कि जिससे वो टकराए और प्रोडक्ट में बदले ही नहीं, दूर दूर चले जाए वापस से। ठीक है। तो 2 पार्टिकल लिया हमने, 2 मॉलिक्यूल लिया, ऐसे टकराए टकराए टकराए, ऐसे ऐसे धीमे से टकराए तो पता चला प्रोडक्ट बना ही नहीं। ठीक है। और उसको क्या किया हमने, तेजी से टकरा दिया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए। ठीक है सर, डेटा खत्म होने वाला है सर। आप इस वीडियो को यहीं पे बार बार देख सकते हैं सर, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो आप फिर से देखिएगा, कल देख लीजिए। ठीक है। और नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी। ठीक। और तीसरी चीज, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैंने एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं की, मैंने सफिशिएंट एनर्जी की बात की। ठीक है। मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब अगर मैं 2 प्रोडक्ट ले रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो अगर वो इस तरह से टकराएंगे तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। अगर वो इस तरह से टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है। ऐसे टकराएंगे नहीं बनेगा, ऐसे टकराएंगे नहीं बनेगा। ठीक। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब इस तरह से टकराने के बाद ही आपका रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में कई साइड्स होती है। ठीक है। कई साइड्स होती है, मतलब जैसे कि अमाइड बना दी, ठीक है, अमाइड ग्रुप लगा दिया, उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो रिएक्शन जहाँ पे साइड पे, जिस साइड पे रिएक्शन होना है ना, उसी जगह पे टकराएगा तभी तो रिएक्शन होगा। क्या वो नाइट्रोजन से टकराएगा तो होगा क्या? नहीं होगा। ऑक्सीजन से टकराएगा होगा क्या? नहीं होगा। कार्बन से टकराएगा तो वहां पे होगा, है ना? तो वो कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन नहीं, हेड ऑन कोलिजन नहीं बोल रहा हूँ मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब एक ऐसी साइट होगी जहां पे वो टकराएगा तभी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। मॉलिक्यूल में एक ऐसी साइट होगी जहां पे वो टकराएगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ से टकराएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना? तो ये 3 चीजें होनी चाहिए तभी हमारा प्रोडक्ट बनता है। कोलिजन थ्योरी यही कहती है। ठीक है। कोलिजन थ्योरी यही कहती है कि मॉलिक्यूल्स को
टकराना पड़ेगा। किसके साथ? सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकराना पड़ेगा। तीसरी चीज, उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, आप टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, सब जगह मिलता है। ठीक है। अगर आप वाराणसी वाले में चयनित हैं तो आप RS चौहान सर से बात कर लीजिए, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा देंगे। ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोग को समझ में आई क्या? ये 3 चीजें आप लोग को समझ में आई क्या? बताए भाई, बताइए, क्या ये 3 चीजें आप लोग को समझ में आई कि ये क्या हो रहा था? वो तो सर ऐड करते हैं जी। अगर आप है चयनित है बनारस के इसमें, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप वैसे सबको, सबके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सब कुछ मिलता है। ठीक है। ठीक है, चलिए आ गई, बहुत बढ़िया। अब ये जो कोलिजन है ना, ये जो कोलिजन है इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ना मैं किस चीजों का बात कर रहा हूँ? सर का नंबर, पहले आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, फिर नंबर मिल सकता है आपको। ठीक है, वहाँ पे RS चौहान सर है, रुपेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर रुपेंद्र सिंह चौहान सर हैं, उनसे बात करिएगा, कर देंगे। मैं कानपुर नगर में चयनित हुआ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते, आप टेलीग्राम में बिल्कुल आ सकते हैं। मैं जा रहा हूँ सर, मेरा डेटा खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या? नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल जब आपस में टकरा रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, कितना ज्यादा रिएक्शन होगा, है ना। जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब कोलिजन भी ज्यादा हो रहा है। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया आपको? ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है, नंबर ऑफ कोलिजन्स है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगा ना, उस पर जरूर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ज्यादा, जाहिर सी बात है, ज्यादा मॉलिक्यूल तो ज्यादा कोलिजन। क्लियर? बताए भाई? क्लियर है ना? नहीं है? जल्दी से बताए। फिर आता है आपका एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर क्या होता है? एनर्जी फैक्टर याद रखिए, एक ऐसी एनर्जी मिलेगी जिसके बाद ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। एक ऐसी एनर्जी होगी, सर अटेंडेंस, सर अटेंडेंस मैं नहीं लेता हूँ, वो राणव जी हैं, वो हमारा अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे अटेंडेंस कब लेनी है। ठीक है, ले लीजिए। वैसे मतलब कुछ लोगों का डेटा खत्म हो रहा होगा, तो वो जाने वाले होंगे। ज़्यादा खत्म हो गया है। सागर मिश्रा जी, थोड़ा सा मतलब एक जेन्युइनिटी रखिए करिए, है ना, थोड़ा सा समझा करिए, हर चीज़ मजाक में मत लिया करिए। ठीक है, किसी के बारे में, वो भी खास कर। ठीक है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर एनर्जी, मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर एनर्जी, ठीक है, देन अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, विल बिकम प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने के बाद ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। सर आपकी ये क्लास किस टाइम से किस टाइम तक चलती है? जनरली 3:30 से 5 तक चलती है। आज क्योंकि मुझे एक ही लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स को, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको खत्म करना है, इसलिए मैं लंबा लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप चाय बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप एक काम करिए, ठीक है, आप चाय का बर्तन लीजिए, उसमें दूध डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें चाय पत्ती डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, सब कुछ मिक्स करके रख दीजिए बस।
है ना। तो क्या आप 10 दिन रखिएगा, तो आप देखेंगे क्या चाय बन गई है क्या, ठीक है। तो आंसर होगा नहीं बन। लेकिन लेकिन अगर आप उसी 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 मिक्सचर को आपने गैस के ऊपर रख दिया, एनर्जी मिली उसको, तो वो चाय में तब्दील हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स उसके बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट कब बना, जब आपने उसको एनर्जी दी। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब उन मॉलिक्यूल्स को मिली, वो आपस में टकरा के चाय बना दी, ठीक है। वो आपस में टकरा के चाय बना दिया। तो चाय बना दिया, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसी एनर्जी को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि रिएक्शन हो सके, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट बन सके, मॉलिक्यूल से वो प्रोडक्ट बन सके। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं ई ए से, ठीक है, ई ए से। क्लियर है, बताइए। ठीक। तो ऐसा पाया गया कि सभी के पास जो है वो एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए बोल्ट्जमैन फैक्टर आया था, F इजिकल्स टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्लियर है, बताए भाई। ये याद रखिएगा, मतलब याद क्या रखिएगा, ऐसे ही दिमाग में रखिएगा कि हाँ ऐसी कुछ चीज पढ़ाई थी सर ने, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहीं पे हम लोग का अर्हेनियस इक्वेशन आता है, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि भाई के, यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारा अर्हेनियस इक्वेशन है। किसके बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन है हमारा इसके बीच में, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, इन तीनों के बीच का रिलेशन है ये अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। ए जो है वो अरेनियस कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं कभी कभी इसको, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है, ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर हम क्या करें, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग मतलब नेचुरल लॉग, एल एन ले लें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए प्लस प्लस एल एन ई लेंगे तो वो खत्म कर देगा, तो कितना बचेगा, माइनस ई ए अपॉन 30। यही होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बताए भाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर लॉग में लिखना हो तो हो जाएगा लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए, है ना, माइनस, अब देखिए लॉग लिया है, एल से हमने लॉग किया है तो 2.30 थी, मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 2.30 से ई ए वाले फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया, 2.303 आर टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस देंगे, देखूं कितने लोग हैं कि सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए, ठीक है। चलिए, हमने हमने बोला कि टेम्परेचर T1 पे K1 है और टेम्परेचर T2 पे K2 है, ठीक है। तो क्या इस इक्वेशन को हम वापस से लिखें तो log K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी वन, ठीक है। और log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, है ना। अब क्या करें, लॉग ए हटा देते हैं, तो 2 - 1 कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, 2 में से ए 1 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया भाई, तो कितना हो जाएगा, लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल्स टू लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस ई ए
बाई 2.303 RT2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस EA बाई 2.303 RT1, यही होगा। चलिए हाँ, जो वाराणसी मंडल के हैं बस वही अटेंडेंस है, ठीक है, बाकी ना दे, बाकी लेक्चर को देखें, ध्यान से देखें। तो log K2 माइनस log K1, ये क्या हो जाएगा, log K2 बाई K1, है ना, कहीं के भी है बट इंडियन है ना, हाँ इंडियन है, बट ये जो अटेंडेंस चल रही है वो वाराणसी मंडल की चल रही है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले सकते हैं। T2 के बाहर माइनस है, T1 के बाहर पॉजिटिव है, तो 1/T1 माइनस 1/T, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, T2 की वैल्यू T1 प्लस 10 कर दी, आपको मिलेगा कि K2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ K1, ठीक है, इसी में आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो सब बात की बात है, ठीक है, जब पूरा पढ़ाएंगे तब बताएंगे सबके बारे में, है ना। चलिए, अब अब क्या करें, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का अगर हम देखें, ठीक है, रिएक्शन देखें, ठीक है, रिएक्शन देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो रिएक्शन हमेशा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे एनर्जी थी, ये एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी कहाँ तक गई, रिएक्शन की एनर्जी यहाँ तक गई, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं EA, ठीक है, याद रखिएगा, पूरे को मत ले लीजिएगा, पूरा तो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, अब ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, तो ये एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इससे हम बता सकते हैं कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाए, अगर अगर कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाए कि एनर्जी जो है वो कम हो गई, है ना, एनर्जी जो है वो कम हो गई, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाए, ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ पे, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। अगर इसके बीच में गैप हो गया, है ना, ये गैप, रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, उसने एनर्जी रिलीज कर दी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर इसका उल्टा कर दें, इसका अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा इन द सेंस कि कुछ इस तरह का हो जाए, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से, इसका मतलब कि उसने एनर्जी कंज्यूम की होगी, इसका मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इन ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग कल कराएंगे, ठीक है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब लास्ट चीज, कैटलिस्ट क्या करता है ना, कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, फिर से बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने एक हिंदी मूवी आई थी हम लोग की मांझी, कितने लोगों ने वो मूवी देखी है, जल्दी बता दो, जल्दी से बताएं, कितने लोगों ने मूवी देखी है मांझी, देखी है ना। तो उस मूवी को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक चीज नोटिस की होगी कि इनिशियली उस गांव को जाने के लिए, उस गांव तक को शहर से जोड़ने के लिए जो रास्ता था वो पहाड़ से ऐसे घूम के जा रहा था, लंबा रास्ता था, है ना। मांझी साहब ने क्या किया, मांझी साहब बन गए कैटलिस्ट, ठीक है, मांझी साहब बन गए कैटलिस्ट, उन्होंने क्या किया, पहाड़ी तोड़ दिया, ठीक है, एक नया रास्ता बनाया जिससे कि शहर तक पहुंचना ज्यादा आसान हो, है ना, ज्यादा आसान हो गया।
तो कैटलिस्ट भी यही करता है ना। कैटलिस्ट क्या करता है कि अगर कोई रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो बहुत घूम घूम गया रहा है और रिएक्शन दे रहा है, क्या किया करेगा कैटलिस्ट, बोलेगा पहाड़ है उसके बीच में से सुरंग खोद दो, नया रास्ता बना लो। नया रास्ता बना लो, जल्दी पहुंच जाओगे। जल्दी पहुंचोगे तो रिएक्शन जल्दी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इट क्रिएट्स अ न्यू पाथ, अ न्यू पाथ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, नहीं देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा कभी टाइम मिले तो, फुर्सत मिले तो। इट क्रिएट्स अ न्यू पाथ फॉर द रिएक्शन। ठीक, तो जब नया रास्ता बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या करेगा, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर इनिशियली ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ग्राफ कुछ इस तरह का होगा विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, तो विद कैटलिस्ट कैसा होगा, विद कैटलिस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा मत बोलिएगा कि सर ने बता दिया था ऐसा, एकदम ही कम कर ना। ठीक है, डिपेंड करेगा। क्लियर है, बताए भाई। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई कि नहीं, यहाँ की एक्टिवेशन एनर्जी देखिए इतनी बड़ी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देखिए इतनी छोटी। ठीक है, ठीक है, कौन रास्ता बना दिया, मांझी बना दिया भाई, जीतन राम मांझी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट जो उन्होंने किया था। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक नया रास्ता बनाता है जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स थे जो कि हमारा सफिशिएंट एनर्जी नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये थी हमारी केमिकल काइनेटिक्स की पूरी थ्योरी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया है प्लीज उसको कर लें, न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करिए, नहीं होते हैं तो हम लोग करेंगे ही, है ना। किसी को और कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए भाई, बता देते हैं आपको। कोई डाउट? आई थिंक सो कि अब आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया है केमिकल काइनेटिक्स थ्योरी पोर्शन। ठीक है, कल जो हम लोग करेंगे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन कर देंगे। ठीक है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स का जो क्रैश कोर्स था वो खत्म हो जाएगा और आप लोग अब फिर मौज कर सकते हैं, है ना। बोलेंगे सर ने चैप्टर खत्म कर दिया, है कि नहीं, किया कि नहीं किया। सर प्लीज सर केमिस्ट्री कोई और बुक सजेस्ट कर दो, एनसीईआरटी। उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाना, न्यूमेरिकल कहीं से भी लगाओ, ठीक है, इट डजेंट मैटर। ठीक, बुक कोई नहीं है, बुक सिर्फ एनसीईआरटी। आप कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी लगाओ, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, लेट हो चुका है, आप लोग भी आराम करिए, हम भी थोड़ा सा काम कर लें अपना बचा हुआ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और